लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की सीरीज़ में आज ये थर्ड क्लास है। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बचे हुए दो लॉज ऑफ यानी गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम और फिफ्थ है एवोगैड्रोस लॉ। तो यहाँ बात हम करते हैं गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम कोई नया नहीं है, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो था वो बाय मास था और इसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का जो मॉडिफाइड फॉर्म है ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। लेकिन उस समय एटम के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। डाल्टन की भी थियोरी उस समय मतलब क्लियर एक्सप्लेन नहीं कर रही थी एटम के बारे में। तो बहुत सारी लिमिटेशंस हैं डाल्टन थियोरी के बारे में जो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए एटम के बारे में इतनी सारी जानकारी नहीं थी, मॉलिक्यूल्स के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी नहीं थी। तो ये जो लॉज दिए जा रहे थे अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, तो उनको उस समय ये समझ लीजिए इनका एक बहुत बड़ा काम था। लेकिन आज के समय में ये बहुत मामूली लगते हैं, ऐसा लगता है ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। हम केमिकल रिएक्शन में डिस्कस करेंगे, वहाँ समझ जाएंगे। तो ये जो गे-लुसाक थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग अलग गैसेस पर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उन्होंने देखा कि जो अलग अलग गैसेस हैं अगर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर इनको लिया जाए तो वो एक सिंपल होल रेशियो में कंबाइन करती हैं हमेशा, तब कोई नई गैस बनती है। यानी इनका कुल मिला के हम ऐसे समझ सकते हैं इनका जो लॉ है केवल गैसेस के लिए था। इन्होंने डिफरेंट टाइप की गैसेस के सैंपल लिए और डिफरेंट गैसेस को कंबाइन कराया, रिएक्शन कराई गैसेस की, और रिएक्शन करा कर देखा कि जब दो गैसें आपस में कंबाइन करके रिएक्ट करके नई गैस को देती हैं तो उस समय ये जो दो गैस कंबाइन कर रही होती हैं वो एक सिंपल होल रेशियो में कंबाइन करती हैं। तो ये एक बड़ी बात थी क्योंकि उस समय ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। उसके बाद इस तरह की रिलेशनशिप देना एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उनकी इस रिलेशनशिप को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि ऐसा होता क्यों है, कारण क्यों है कि अलग अलग गैसेस हैं सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कंबाइन करें तो एक सिंपल होल रेशियो में ही क्यों कंबाइन करती हैं, जिसको बाद में एवोगैड्रो ने 1811 में इसको एक्सप्लेन किया कि all gases under similar condition of temperature and pressure contains equal number of molecules, जिसको हम एवोगैड्रो लॉ में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम की। देखिए बहुत सारी गैसेस हैं जो पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं गैसेस के रूप में, लेकिन उनकी रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो भी गैसेस है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम सब जानते हैं हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में पाई जाती है डाईहाइड्रोजन, और ऑक्सीजन गैस O2 की फॉर्म में पाई जाती है। इन दोनों की रिएक्शन करने से H2O बनता है वाटर। ये वाटर वेपर बनता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं बनता है। अब ये जो वाटर वेपर बना है तो यहाँ से हम देख सकते हैं दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कुल मिला के ये तीनों गैसेस फॉर्म में है। गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम यहाँ पर एप्लीकेबल है क्योंकि उस समय इतने डिटेल में जानकारी थी नहीं कि इस किस तरीके से इनके सिंबल भी नहीं थे जो आज हम लिख रहे हैं। हाइड्रोजन को H2 से दर्शा रहे हैं और O2 ऑक्सीजन को O2 से। डाल्टन ने कुछ अलग ही सिंबल दिए थे। तो उस समय इन केमिकल रिएक्शन के बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं थी, इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना, लिखना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी उस समय। तो अभी तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन के दो हैं, इधर ऑक्सीजन का एक है मॉलिक्यूल और इधर वाटर का एक मॉलिक्यूल है। अगर देखें इधर हाइड्रोजन के दो एटम हो रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन का कितना हो रहा है, एक। बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन के इधर दो हैं तो दो इधर करने के लिए आगे हमने कोफिशिएंट 2 लगा दिया। ऑक्सीजन के तो 2 बैलेंस हो गए, अब हाइड्रोजन के 2 दूनी 4 हो गए तो यहाँ 2 और लगा दिए। अब कुल मिला के ये केमिकल रिएक्शन हो गई बैलेंस। जब केमिकल रिएक्शन ये बैलेंस हो गई तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि 2 यूनिट्स हाइड्रोजन की 1 यूनिट ऑक्सीजन की कंबाइन करके 2 यूनिट्स वाटर वेपर दे रही है। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से क्लियर है, जैसा कि हम स्टोइकोमेट्री में पढ़ेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का यूज़ करके हम कैसे यानी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उसके आगे का जो कोफिशिएंट होता है, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, यानी फॉर गैसेस, जैसा कि गे लुसाक ने कहा था गैसेस वॉल्यूम के लिए। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये जो कोफिशिएंट है ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर और गैसेस यूनिट यानी वॉल्यूम यूनिट, सॉरी। तो ये बहुत मतलब आसान है। तो गे लुसाक के अनुसार क्या था, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। तो यहाँ से समझ सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ध्यान से देखें, इन्होंने क्या कहा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम कंबाइन इन डेफिनेट रेशियो वाई, यानी सॉरी गैसेस कंबाइन इन डेफिनेट रेशियो वाई वॉल्यूम टू फॉर्म गैसियस प्रोडक्ट। यानी ये कुल मिला के किसके लिए वैलिड है, गैसियस प्रोडक्ट के लिए। तो लॉ को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें, नोट करना चाहें तो मैं बोल दे रहा हूँ, नोट कर सकते हैं। गैसेस यानी फॉर गैसेस, इफ 2 गैसेस combine to form gaseous product, then they do so in a simple whole ratio by volume under similar condition of temperature and pressure। कुल मिला के similar condition of temperature and pressure का मतलब है constant temperature and pressure। प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी ये एक वैलिड होगा इनके अनुसार। अब ये यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, 2 वॉल्यूम कंबाइन कर रहे हैं किसके साथ, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर रिएक्टेंट का रेशियो क्या होगा, 2:1। और ये रेशियो हम जाते हैं सिंपल होल रेशियो है, सिंपल होल रेशियो। इसी प्रकार से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस के साथ कंबाइन करती है। ये हाइड्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस है और ये बनाती है NH3 अमोनिया गैस। अब ये भी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेते हैं। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, इधर नाइट्रोजन 1, इधर नाइट्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, नाइट्रोजन 2 है तो 2 नाइट्रोजन इधर कर लेते हैं, नाइट्रोजन हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 × 3 6 हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन है 2 तो यहाँ लगा देते हैं 3 × 2 हो गए 6। कुल मिला के ये इक्वेशन हो गई बैलेंस। तो इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं 3 वॉल्यूम यानी 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन combine with 1 volume of nitrogen to give 2 volume of ammonia gas। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम नाइट्रोजन के 2 वॉल्यूम के साथ कंबाइन करेंगे तो 2 वॉल्यूम अमोनिया गैस के मिलेंगे। यहाँ से रेशियो अगर निकालें इनका तो 3:1 है। दैट इज़ द सिंपल होल रेशियो, सिंपल होल रेशियो। कुल मिला के अगर बात करें तो ये कुछ नया नहीं है, जोसेफ प्रॉस्ट द्वारा दिया गया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का ये एक मॉडिफाइड फॉर्म कह सकते हो, जो गैसेस के लिए वॉल्यूम के फॉर्म में वैलिड है।
और जोसेफ प्रोस्ट के अनुसार क्या था, यानी डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ सिंपल होल रेशियो वाई मास टू गिव अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। यानी किसी भी मॉलिक्यूल को जब कोई बनता है तो उसमें कंबाइन होने वाले डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो एक सिंपल होल रेशियो में कंबाइन करेंगे तभी उस मॉलिक्यूल को बनाएंगे। और यहाँ क्या है, यहाँ पर डेफिनेट वॉल्यूम है, तो इसको एक्सप्लेन किया है ठीक से ऐसा क्यों है। वॉल्यूम्स इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि जो वॉल्यूम्स हैं सिंपल होल रेशियो बाई वॉल्यूम क्यों कंबाइन कर रहे हैं जो ऑल गैसेस, आखिरकार ऐसा क्या है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है एवोगैड्रो ने। तो एवोगैड्रो के अनुसार क्या है, ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको हम एक डेरिवेशन के थ्रू समझ लेंगे। हालांकि ये जो डेरिवेशन है एवोगैड्रो का गैसियस स्टेट में पढ़ते हैं, जब हम आइडियल गैस के बारे में पढ़ते हैं, एवोगैड्रो को लॉ को पढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, तो वहाँ पर हम इनको भी डिस्कस करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन को डराइव करते हैं, रियल गैस इक्वेशन भी पढ़ते हैं। लेकिन फ़िलहाल इसमें तो इतना नहीं दिया, फिर भी हम यहाँ पर क्योंकि एवोगैड्रो की बात हो रही है लॉ की, तो यहाँ पर पढ़ लेंगे उसमें क्या जाता है, यहीं समझ लेते हैं और वहाँ आएगा तब वहाँ देखेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर चलिए बात करेंगे एवोगैड्रो लॉ। चलिए एक चीज़ और पहले समझ लीजिए, ये जो लॉ है अभी हम बात कर रहे थे गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, जिसको गे-लुसाक ने दिया था 1808 में। ये इनकी डेट है, याद रखेंगे। और उसी के समकक्ष ये समझ लिए 3 ईयर्स लेटर, यानी 3 साल के बाद 1811 यानी 1811 में एवोगैड्रो जो इटली के साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना लॉ दिया, यानी और इन जो गे-लुसाक थे इनके लॉ में जो कमी थी, जो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, उसको अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया। हम आपको बता दें जो एवोगैड्रो थे उन्होंने अपना लॉ दिया था, इन्होंने बर्जीलियस की हाइपोथेसिस को भी कंसीडर किया, क्योंकि बर्जीलियस जो थे उस समय पर उन्होंने डाल्टन की कंट्राडिक्ट अपना स्टेटमेंट दिया, क्योंकि डाल्टन की उस समय काफ़ी चर्चा चल रही थी, क्योंकि उस समय डाल्टन ही एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुल मिला के थोड़ी बहुत जो ठीक ठाक थियोरी थी, एटॉमिक थ्योरी, उसको एक्सप्लेन किया था, दिया था एटम्स के बारे में, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस कैसे कंबाइन होती हैं, केमिकल रिएक्शन एलिमेंट्स कंबाइन क्यों करते हैं, उनके लिए अपना एक लॉ बनाया था, थियोरी दी थी, बहुत सारे पॉइंट्स दिए थे। तो उसके अकॉर्डिंग डेटा होना चाहिए था, पर बर्जीलियस का डेटा डाल्टन को कॉन्ट्राडिक्ट करता था। बर्जीलियस कहते थे कि ऑल मतलब वॉल्यूम्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। तो इसका मतलब अगर वॉल्यूम्स को हाफ कर दिया जाए तो क्या एटम्स भी हाफ हो सकते हैं, क्योंकि एटम को तो डिवाइड किया नहीं जा सकता, एटम आर अनडिविजिबल अकॉर्डिंग टू डाल्टन। तो उनकी इस थियोरी को, हाइपोथेसिस को कंसीडर नहीं किया गया, बर्जीलियस की हाइपोथेसिस को, क्योंकि डाल्टन की थियोरी को ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। अब कंट्राडिक्ट कर रहा है तो डाल्टन के अकॉर्डिंग डेटा नहीं, और उनको लोग काफ़ी मान रहे थे, उसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया था, तो बर्जीलियस को इग्नोर किया गया। लेकिन बर्जीलियस की इस हाइपोथेसिस का यूज़ किया एवोगैड्रो ने। उन्होंने कहा कि equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure contains equal number of molecules not atoms। और molecules तो divide हो सकते हैं, molecules are divisible but atoms are not divisible। लेकिन इनकी थियोरी को भी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दिया उस समय, लेकिन लगभग 50-60 साल बाद जब महसूस किया गया कि एवोगैड्रो ने तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ दिया था, तब इनके कार्य को सराहा गया, इम्पोर्टेंस दिया गया काफ़ी, क्योंकि डाल्टन के अनुसार जो एक ही एलिमेंट है उसके एटम्स आपस में कंबाइन नहीं कर सकते थे। डाल्टन कहते थे कि एलिमेंट्स जो हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, लेकिन सिमिलर एटम्स जो हैं एक ही उसके, वो मॉलिक्यूल्स नहीं बनाएंगे। तो उस सिचुएशन में क्या था, उस सिचुएशन में ये उसको वैलिडेट नहीं कर रहा था, तो इनके लॉ को उतना इम्पोर्टेंस तब नहीं दिया गया।
लेकिन अगर हम समझें बात को एवोगैड्रो के लॉ को, तो इन्होंने गे-लुसाक के लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि अगर सिमिलर कंडीशन और टेम्परेचर प्रेशर में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो निश्चित ही वॉल्यूम का रेशियो सिंपल होल रेशियो ही आएगा। और सिंपल होल रेशियो जो वॉल्यूम आ रहा है उनका, तो उसके पीछे का कारण भी है कि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल हैं। यही कारण है, यही रीज़न है कि इनके रेशियो जो है सिंपल होल रेशियो आते हैं। तो यहाँ बात करते हैं अमीदो एवोगैड्रो का लॉ वो क्या था। चलिए सबसे पहले इसको रफ करते हैं, मिटालते हैं, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम एक ग्राफ भी डिस्कस कर लेंगे एवोगैड्रो के लिए, और उस ग्राफ से काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब 1811 में इन्होंने अपना लॉ दिया एवोगैड्रो ने, जिसे एवोगैड्रो हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एवोगैड्रो लॉ को, यानी all gases under similar conditions of temperature and pressure contains equal number of molecules। तो यहाँ से क्लियर हुआ all gases under similar conditions of temperature and pressure contains equal number of molecules, जो एवोगैड्रो का लॉ था। इन्होंने ये लॉ 1811 यानी 1811 में 1811 में ये लॉ दिया था। तो एवोगैड्रो के अनुसार क्या था, सबसे पहले हम सभी जानते हैं इनके लॉ के अनुसार V इज वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू N। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि जो संख्या है रिप्रेजेंट जो किसी की नंबर्स है वो हम मोल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। हम आगे भी डिस्कस करेंगे। किसी भी क्वांटिटी की जो हाई अमाउंट में अगर संख्या लार्ज होती है, बल्क होती है बहुत बड़े स्तर पर, तो हम उसे मोल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये है नंबर्स जो मोल्स में रिप्रेजेंट किया गया है गैसेस का, और ये है वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है, यानी वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू N एट कांस्टेंट, हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट किया गया तो उस समय V इज प्रोपोर्शनल टू है N। यहाँ से अगर हम इसको हटाएं प्रोपोर्शनल को, तो V इज इक्वल टू Kn मिलेगा। यहाँ पर K क्या है, एवोगैड्रो कांस्टेंट। अब एवोगैड्रो कांस्टेंट हो जाएगा, एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या है K। V क्या है वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल्स, किसके, उस गैसेस के मोल्स, यानी मॉलिक्यूल्स के जो मोल्स हैं उनकी वैल्यू है N। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है T एंड P, ये क्या है कांस्टेंट है, टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है। अगर हम ध्यान से देखें इसको, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी V अपॉन N इज इक्वल्स टू K। कुल मिला के यहाँ से देख सकते हैं रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और मोल्स का जो रेशियो है वह भी कांस्टेंट होगा। यहाँ से इस इक्वेशन से क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ पर मोल्स भी उतना ही बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
कीपिंग कांस्टेंट, यानी एक दूसरे का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रखेंगे यहाँ से। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मोल्स। क्लियर कर, यहाँ से एक्सप्लेन होता है। तो V अपॉन N इज इक्वल्स टू K, ये यहाँ से रेशियो, यहाँ से अगर इसको मॉडिफाइड करके लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2 इक्वल टू V3 अपॉन N3 इक्वल टू डॉट 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 Vn अपॉन Nn। तो कुल मिला के यहाँ से आपके समझ क्लियर हो रहा है कि एवोगैड्रो लॉ को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कुल मिला के इस इक्वेशन से अगर आप समझने की कोशिश करें तो देख सकते हैं कि अलग अलग गैसेस के वॉल्यूम डिफरेंट लिए गए हैं, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखे तो मोल्स भी वेरी करते हैं। कुल मिला के इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है अगर V को फिक्स कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए, इस इक्वेशन को ही देख लो जो पहले दी गई है, अगर वॉल्यूम बराबर है सभी का, अगर V की वैल्यू फिक्स है तो N की वैल्यू भी तो फिक्स हो जाएगी। ये क्या बदल सकती है? देखो K तो कांस्टेंट है ही। अब जब K कांस्टेंट है, V की वैल्यू कांस्टेंट कर दी जाए, फिक्स कर दी जाए, ज्ञात हो, हमें पता हो, तो N की वैल्यू भी तो क्लियर है उतनी ही होगी। तो वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा। आप गैसेस कौन सी भी हो सकती हैं, गैसेस के नेचर पर ये लॉ डिपेंड नहीं करते हैं, यानी उनके वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहे हैं। गैसेस चाहे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, हाइड्रोजन गैस हो, क्लोरीन गैस हो, कोई सी भी इनर्ट गैस हो, कोई सी भी गैस हो, लेकिन ये हर गैस के लिए वैलिड होगा क्योंकि ये वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, नॉट नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, नॉट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस। तो यहाँ से क्लियर हुआ एवोगैड्रो का लॉ कि ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर ध्यान से देखें, इसके लिए एक हम ग्राफ खींचने की कोशिश करें तो ग्राफ के माध्यम थ्रू आप और आसानी से समझेंगे। ये इस तरीके से देखिए, इधर का हमने ले लिया वॉल्यूम और इधर ले लिया मोल्स। कांस्टेंट क्या है? टेम्परेचर एंड प्रेशर, कीपिंग कांस्टेंट। अब इसके लिए अगर ग्राफ खींचा जाएगा तो दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस ओरिजिनल पॉइंट, यानी ओरिजिन जो होगी इससे पास होने वाली स्ट्रेट लाइन होगी। मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है वहाँ से आप समझ सकते हैं ये क्या है, c क्या है, इंटरसेप्ट है, m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। अब ये नहीं पता है तो समझने की कोशिश करो, मैं समझा रहा हूँ। ये जो मैंने आपको इक्वेशन लिखी है, मैथमेटिक्स में इस इक्वेशन को पढ़ते हैं, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसमें ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट एक्स करता है, एम हो गया उस लाइन का स्लोप और सी हो गया इंटरसेप्ट। जिस इंटरसेप्ट को ये वाई एक्सिस पर कट कर रहा है वो इंटरसेप्ट की वैल्यू हो गई स्लोप। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म से यहाँ से देखिए, इस इक्वेशन को देखें, v इज इक्वल टू के एन। समझने की कोशिश करें, ये इक्वेशन सबसे पहले आई थी, b इज इक्वल टू के एन। तो इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करो, y की जगह पर v हो गया, हमने वॉल्यूम लिया यहाँ पर, जनरली y को इधर की तरफ लेते हैं, वॉल्यूम ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर x की जगह पर n है तो नंबर ऑफ मोल्स इधर हमने ले लिया x एक्सिस की तरफ, तो m की जगह पर क्या हो जाएगा k और c की जगह पर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि प्लस में तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। इक्वेशन कितनी है, b इज इक्वल टू के एन, और यहाँ पर हम प्लस 0 भी तो लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस 0। अब इससे इक्वेट करो, तो इक्वेट करने से क्या मिलेगा, इक्वेट करने से मिलेगा
कि स्लोप इज इक्वल टू के इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0। अब इंटरसेप्ट 0 है, इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है वो वाई एक्सिस को कट नहीं करेगी कहीं पर, सीधे ओरिजिन से पास होगी। जब इंटरसेप्ट 0 होता है तो लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन। हम मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइंस की बारे में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे स्ट्रेट लाइन पर, तब बहुत डिटेल में इस चीज़ को समझा देंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं कि जो स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से पास हो रही है, इसका इंटरसेप्ट 0 है और 0 इंटरसेप्ट है, स्लोप k है। तो हम क्लियरली समझ सकते हैं, अगर हम एवोगैड्रो लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने पर वॉल्यूम को इधर वाई एक्सिस की तरफ लेते हैं, मोल्स को एक्स एक्सिस की तरफ लेते हैं, तो इसका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास होता है विद स्लोप इज इक्वल्स टू के एंड इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 0। इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 होती है, स्लोप की वैल्यू के होती है। अब क्लियरली समझ में आया होगा कि एक स्ट्रेट लाइन है सीधे जा रही। और एक चीज़ और यहाँ से क्लियर हो रही, इस जगह का अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम भी 0 हो रहा है, मोल्स भी 0 हो रहे हैं। इस पॉइंट पर वॉल्यूम एंड मोल्स बोथ आर 0। जब इनकी वैल्यू 0 हो रही है तो इससे क्या क्लियर हो रहा है, यहाँ से क्लियर हो रहा है कि 0 वॉल्यूम कंटेन्स 0 मोल्स, और 0 मोल्स अर्थात या 0 मॉलिक्यूल्स। अगर वॉल्यूम ही 0 हो जाएगा तो उसके अंदर होने वाले मॉलिक्यूल्स भी 0 होंगे, नो मॉलिक्यूल होगा। हम गैसेस स्टेट में एब्सोल्यूट 0 की बात करेंगे, वहाँ तक आते आते कोई भी गैसेस है वो 0 मतलब लिक्विफाई हो ही जाती है, गैसेस फॉर्म में नहीं रहती। और वहाँ पर जब उनका वॉल्यूम 0 है तो मोल्स भी 0 हैं। कुल मिला के उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम एब्सोल्यूट 0 के बारे में बात करेंगे गैसेस स्टेट में। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर हम समझ रहे हैं एवोगैड्रो लॉ को, जहाँ पर वॉल्यूम और मोल्स को यहाँ पर प्लॉट किया गया है जो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इफ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड मोल्स देन वी गेट द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द origin. This means that 0 volume contains 0 number of molecules or moles. तो यहाँ से क्लियर होता है एवोगैड्रो का लॉ जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने गे-लुसाक के लॉ को भी एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया कि इक्वल वॉल्यूम जो होते हैं अलग अलग गैसेस के, वो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स को कंटेन्स करते हैं, मॉलिक्यूल्स को कंटेन्स करते हैं बराबर अमाउंट में, जिसकी वजह से ये सिंपल होल रेशियो में कंबाइन करते हैं। और जो कि गे-लुसाक का लॉ था एक प्रकार से लॉ जोसेफ प्रोस्ट द्वारा दिया गया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को भी एक्सप्लेन करता कि जो डेफिनेट प्रोपोर्शन था और गे-लुसाक का जो लॉ था दोनों एक ही है। बस यहाँ पर अंतर इतना है, डिफरेंस ये है कि गे-लुसाक का जो लॉ है वो लॉ बाई वॉल्यूम है वो, और कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन का था जोसेफ प्रोस्ट का, वो लॉ बाई मास है। तो बस इतना ही इसमें डिफरेंस था। अगर हम यहाँ पर बात करें आइडियल गैस इक्वेशन से इसको समझने की, इसको मिटालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से हम इसको कैसे समझ सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं, या आप लोग को नहीं पता है तो देख लीजिए, PB इज इक्वल्स टू nRT। दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। अब ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है इसको याद रखिएगा। यहाँ पर P क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड
y gas on the walls of container। जिस कंटेनर के अंदर ये गैस रखी गई है उस कंटेनर की वॉल्स पर ये प्रेशर लगाती है। और इस चीज़ को आप समझिए, यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कंटेनर की वॉल्स पर लगाया गया गैस के द्वारा प्रेशर है। इसको देखते ये सही चल रहा है, ये वाला थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था मार्कर, चलो चेंज कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से क्लियर हुआ। V को लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस। अब जो गैस है उसका वॉल्यूम हो गया N बराबर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अगर R की बात करें तो ये है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, कांस्टेंट। और T की बात करें टेम्परेचर ऑफ द गैस, टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द गैस। हालांकि आइडियल गैस इक्वेशन को हम वहाँ गैसेस लॉ में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इसके बाद भी हमें यहाँ पर इसको समझना जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर समझ लेंगे तो और चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अगर देखें ध्यान से तो PV इज इक्वल्स टू NRT आइडियल गैस इक्वेशन है, R गैस कॉन्स्टेंट है, जिसमें R की वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये गैस कांस्टेंट की वैल्यू है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, PV इज इक्वल्स टू NRT हमारे पास दिया गया है। यहाँ पर हमें अगर बॉयल्स इनके अनुसार देखें, एवोगैड्रो लॉ के अनुसार देखें तो कांस्टेंट क्या क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं। अब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ से हम P को कांस्टेंट कर देंगे, T को कांस्टेंट कर देंगे, तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपके पास, यहाँ से आपको ध्यान से देखें ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब वेरी करेगा तो सिर्फ करेगा वॉल्यूम और N, नंबर ऑफ मोल्स। R पहले से ही कांस्टेंट है। अब इन तीनों कांस्टेंट के कंबाइन होने से इधर इसको उधर भेज दीजिए, B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NRT अपॉन P। V इज इक्वल्स टू NRT अपॉन P, ये जो मिला इसको मान लेते हैं हम K। RT अपॉन P इज इक्वल्स टू K, इसको यहाँ पर रख दें तो V इज इक्वल टू KN। ये क्या है, दिस इज द एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन से भी हम एवोगैड्रो लॉ को प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ कहाँ पर कांस्टेंट है, इसको इसमें रखने से हमें ये मिल गया। हम बात करेंगे STP और NTP की। ये दो कंडीशंस होती हैं, अक्सर इसमें यूज होती हैं। STP का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब टेम्परेचर और प्रेशर की स्टैंडर्ड कंडीशन की बात की जाए तो स्टैंडर्ड कंडीशन होता है 1 atm प्रेशर, यानी STP को समझ लीजिए। STP मीन्स स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसमें टेम्परेचर की वैल्यू होती है 273.15 केल्विन, यानी 273 केल्विन। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर होता है 1 atm, 1 atm। अब 1 atm प्रेशर एक प्रेशर की बहुत बड़ी यूनिट है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली यूज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम atm में मेज़र करते हैं। इसको हम बार में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम पास्कल में निकाल सकते हैं। पास्कल प्रेशर की बहुत छोटी यूनिट होती है। अगर इसको हम पास्कल में कन्वर्ट करें तो आ जाएगा 101.325 किलो पास्कल।
समझे। ये हो गई पास्कल में 180 m इज इक्वल्स टू, यानी 180 m का मान पास्कल में इतना आ जाएगा। इसको अगर पावर में करके लिखें तो लिख सकते हैं 180 m इज इक्वल्स टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। किलो पास्कल हटा दें तो पास्कल में इस तरीके से हम लिख सकते हैं। बार में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बार भी प्रेशर की समकक्ष यूनिट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता एटीएम और बार में। बार और एटीएम को भी एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, इनमें बहुत मामूली सा अंतर होता है। एक रिलेशन और हम बता दें, 1 बार इज इक्वल्स टू होता है 10⁵ पास्कल। ये एक और रिलेशन है बार और प्रेशर के पास्कल के बीच में। पास्कल बहुत छोटी यूनिट है, जनरली जब बड़े लार्ज स्केल पर हम प्रेशर की बात करते हैं तो एटीएम या बार में मेजर करते हैं। तो ये तो है प्रेशर एसटीपी पर। एसटीपी पर अगर गैसों के वॉल्यूम की बात करें तो दैट इज द मोलर वॉल्यूम, यानी मोलर वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर इसकी वैल्यू होती है 22.4 लीटर। याद रखेंगे, बहुत ही क्रूशियल है, कैलकुलेशंस में यूज होगा। आगे स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस जब हम करेंगे अभी, तो वहाँ समझ में आएगा कि 22.4 लीटर जो वैल्यू होती है मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक मोल गैस के वॉल्यूम, ये इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस, किसी भी गैस के लिए ये वैलिड है, ये गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो उसका भी एसटीपी पर, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर वॉल्यूम 22.4 लीटर ही आएगा। अगर बात करें हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, हीलियम, नियॉन, किसी भी गैस की बात करें, हर गैस के लिए वैलिड है इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। अगर बात करें एनटीपी की, एक दूसरा टर्म होता है एनटीपी, ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर की जो कंडीशंस होती हैं वो अलग होती हैं। उसमें क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर हम लेते हैं रूम टेम्परेचर, अब रूम टेम्परेचर जो होता है वो सभी जानते हैं कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन टेम्परेचर। अब 298.15 लिख सकते हैं, इसको एक्यूरेट लिखें 298.15 केल्विन। अब रूम टेम्परेचर ये हो गया। प्रेशर की बात करें तो 1 बार प्रेशर और कंसंट्रेशन की बात करें तो 1 मोलर कंसंट्रेशन, जिसकी मोलरिटी 1 हो। हम कंसंट्रेशन जब बात करेंगे मोलरिटी के बारे में तब और समझेंगे। आप इतना समझिए, ये कंसंट्रेशन किसी की मेजर करने की जाती है, वो मोलर कंसंट्रेशन हमने ले लिया यहाँ पर 1 मोलर। तो 1 मोलर कंसंट्रेशन और 298.15 केल्विन टेम्परेचर, 1 बार प्रेशर। तो इस पर जो मोलर वॉल्यूम होगा, यानी दैट इज द 22.7 लीटर, यानी 22.7 लीटर। तो दोनों में याद रखेंगे, जनरली जब भी हम यूज़ करेंगे तो 22.4 लीटर की बात करेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करते हैं, नॉट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो दोनों में आप अंतर डिफरेंस क्लियरली समझ गए होंगे। एनटीपी एंड एसटीपी दोनों एक नहीं है। जनरली हम जब बोलचाल की भाषा में दोनों यूज कर लेते हैं एक दूसरे के बराबर, पर ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, दोनों का डिफरेंस है। और एसटीपी हमें यूज करनी है जब भी कैलकुलेशन करते हैं, और बोलचाल की भाषा में जनरली नॉर्मल एनटीपी का बात करते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर जनरली कॉमन माना गया है। अब 0 डिग्री सेल्सियस तो कॉमन टेम्परेचर है नहीं, स्टैंडर्ड हम इसको कह सकते हैं। एसटीपी और एनटीपी में कॉमन चीज़ एक ये है कि यहाँ पर जो मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं वो 1 मोलर ही लेते हैं दोनों केसेस में, जिसकी मोलरिटी कितनी हो 1। तो 1 मोलर कंसंट्रेशन क्या की है, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन
ट्रेसन कंसीडर करते हैं दोनों ही केसेस में। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। पांचों गैसेस लॉ को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपको पांचों गैसेस लॉ क्लियर हुए होंगे। पिछले गैसेस लॉ जो है मैंने दो क्लासों में डिस्कस किए थे। पिछली 2 क्लासों को अगर नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिएगा और इसको इन तीनों क्लासों में मिलकर हमने पांचों लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।